अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। तो आज हमारे पास जो लेक्चर है वो थ्योरी से रिलेटेड है। सेकंड लेक्चर है। और लास्ट टाइम हमने कुछ फ़र्क देखा था टेक्नोलॉजी और स्किल के बारे में। आज हम बिल्कुल कोर्स का स्टार्ट करते हैं। तो जिन सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब पे क्लिक करें ताकि आने वाली क्लासों का नोटिस मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर था वो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड है। लास्ट टाइम हमने कुछ जो चीज़ें पढ़ी थी उसमें कुछ टेक्नोलॉजी सामने आई थी जिसमें हमने देखा था कि कौन सी टेक्नोलॉजी हैं जो डिजिटल दुनिया में वर्क कर रही हैं, और कुछ स्किल भी देखे थे जिस स्किल की वजह से जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज हो रही है। तो उसमें इंटरनेट था, कंप्यूटर था, पावर पॉइंट थी, काफ़ी जैसे हमने देखा था ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लास्ट टाइम देखा था। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो हैं कंप्यूटर क्या है, और कुछ कंप्यूटर के टाइप्स हैं उनको देखेंगे। कंप्यूटर को किस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं ये चीज़ें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब कंप्यूटर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमारे पास कंप्यूटर की दो डेफिनेशन सामने आती हैं। एक है हमारे पास कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक किस तरीके से होता है, जिस तरीके से कि कुछ ऑपरेशन है, जैसे अगर मैं कहूँ 2+2 × 2 तो हमारे पास अर्थमेटिक की तरह पहले कैलकुलेशन होगी पर लॉजिकल रिलेटेड होगी, क्योंकि पहले हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन होगा फिर प्लस होगा। तो इस तरीके से जहाँ ज़रूरत होती है कंप्यूटर की तो वहाँ लॉजिकल भी परफॉर्म करता है और साथ साथ हमारे पास अर्थमेटिक पे भी वर्किंग करता है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन थी वो हमारे पास आई थी कि सेम कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन। डिवाइस और मशीन का आप लोगों को समझ आ गया होगा, लास्ट टाइम डिटेल से पढ़ाया था। विच स्टोर डेटा एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। डेटा पे आते हैं। डेटा की अगर डेफिनेशन देखें तो डेटा हमारे पास कहता है रॉ फैक्ट ऑफ फिगर, मतलब हम एक किस्म का कहें कि कंप्लीट एक कोई सेम मीनिंग ना हो। तो हम कहते हैं अब जिस तरीके से आप लोगों ने अक्सर मोबाइल में देखा होगा या मोबाइल के बारे में कहते हैं कि मेरा डेटा डिलीट हो गया, हम इंडिविजुअल नाम नहीं लेते। मिसाल के तौर पर मैं ये नहीं कहता कि मेरी पिक्चर डिलीट हुई, वीडियो डिलीट हुआ, ऑडियो डिलीट हुआ, सिर्फ हम कहते हैं कि हमारे पास एक डेटा था जो डिलीट हो गया। तरफ हम वन बाय वन उसके नाम नहीं देते, कंप्लीट एक डिटेल कहते हैं कि ये चीज़ें हो सकती थी जो डिलीट हो गया। तो इससे हम डेटा कहते हैं कि कंप्यूटर में हम जो चीज़ कंप्यूटर को देते हैं, अगर मैं कीबोर्ड से कोई भी इनपुट कर रहा हूँ तो वो कंप्यूटर में जब तक प्रोसेस नहीं होगा तो डेटा कहलाता है, और कंप्यूटर जो चीज़ हमें वापस देगा वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन इस सेंस से होता है, अगर मैं जैसे लिखूँ क्लास नेम और एक या मैंने लिख दिया फ्रेंड्स नेम, तो उसमें कुछ नाम लिख दिया, अली, अहमद, वकास, तो ये मेरे पास क्या होगा, फ्रेंड्स के नाम होगा। इसी तरीके से अगर मैं सिंपल लिखता 2 3 4 या अली, अहमद, वकास, तो जितनों से अगर मैं पूछता तो हर किसी की अपनी अपनी तरीके है। कोई कहता कि फ्रेंड के नाम है, कोई कहता है कि कज़न्स के नाम है। तो इस तरीके से हमारे पास चीज़ें होती है कि इन्फॉर्मेशन अगर हम कहेंगे कोई एक मीनिंग सेंस दे तो उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अगर सिंपल कोई ऐसा ही डेटा हो तो वो आपके पास डेटा कहलाता है। ठीक है। अब एक साहब गुजरे थे कुछ वक्त पहले, एक मैथमेटिक्स थे, उसका नाम था चार्ल्स बेबेज, और इसे एक ख़ास रुतबा मिला था, वही रुतबा जो आपकी नज़र में न्यूटन को था। तो ये साहब काफ़ी अजीब व गरीब हरकतें करते थे, पर इसकी एक अगर हम कहें कि इसकी एक ह्यूमन को एक गिफ्ट था, वो था हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर। ये तो इसने एक ह्यूमन को एक कंप्यूटर दिया जो कि डिजिटल कंप्यूटर था। उस कंप्यूटर का नाम था एनालिटिकल इंजन, और ये वही काम करता था जो आजकल के हमारे मॉडर्न कंप्यूटर करते हैं। मतलब इसमें तो ये मतलब डिजिटल कंप्यूटर था। अब ये उस वक्त में बन नहीं सका, जैसे 1833 में ये
डिज़ाइन तो थी इसके पास, पर उस लिहाज से ये उस वक्त लाइट ही एग्जिस्ट नहीं थी, तो उस लिहाज से ये कंप्यूटर बन नहीं सका। इसके बाद कुछ सालों के बाद 1943 में सेम मशीन बनी थी जिसका नाम था हार्वर्ड मार्क 1। पर क्योंकि जैसे 1833 और 1943 में काफ़ी फ़र्क है, तो इसी जैसे अब उस टाइम अगर ये बन भी गई, पर उस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मौजूद हो चुकी थी, तो इसलिए ये ज़्यादातर हमारे पास डिज़ाइन चली नहीं। तो इस तरीके से एनालिटिकल इंजन अगर हम कहें कि फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर है, तो हमारे पास वो कौन सा था? एनालिटिकल इंजन था। अब ये एनालिटिकल इंजन काम क्या करता था? वो सेम हमारे पास मैकेनिकल डिजिटल मशीन थी। मैकेनिकल का सेंस इस तरीके से आता है जिस तरीके से कोई मैकेनिकल तौर पे रन किया जाए। जिस मिसाल के तौर पे ये जो काम करता था, ये चलाता था क्रैंक ड्रिवन, जिस तरीके से कीमे की मशीन होती है, तो इस तरीके से यह मैकेनिकल तौर पे काम करता था। डिजिटल मशीन जिस तरीके से हमारी आजकल की मशीन है वैसे ही था। ये बना था कैलकुलेशन की पर्पस पे, और इसमें वही सारे कंपोनेंट थे जो आजकल के हमारे कंप्यूटर में। इनपुट भी था, मेमोरी भी थी, प्रोसेस भी था, आउटपुट भी था, कोई ना कोई स्टोरेज भी थी। तो ये चीज़ें हमारे पास एनालिटिकल इंजन में था। अब इस एनालिटिकल इंजन ये तो हमारे पास एक मशीन बनी थी, तो इसे हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को। इसी मशीन में किसी को इंटरेस्ट हुआ, और वो थी एडा काउंटेस ऑफ लवलेस। ये चार्ल्स बेबेज की स्टूडेंट थी। इसने इस मशीन पे रिसर्च की, और इसने क्या किया, उसी मशीन पे एक सॉफ्ट प्रोग्राम बनाया, जिसे प्रोग्राम की जो कोडिंग थी वो बर्नवल सीक्वेंस थी। तो ये हमारे पास एनालिटिकल इंजन में पहला जो कंप्यूटर प्रोग्राम बना था वो हमारे पास एडा ने बना था। और ये क्योंकि पहले वाले कंप्यूटर बनते थे या ज़्यादातर डिफेंस के लिए बनते थे, तो मिलिट्री के लिए बनते थे, तो इससे एक एप्लीकेशन को नाम भी दिया गया एडा, क्योंकि ऑनर के लिहाज से हमारे पास इस जो प्रोग्राम को नाम दिया था वो भी एडा का नाम दिया गया था। ठीक है, ये हर चीज़ हो चुकी है कि कंप्यूटर हमारे पास क्या फ़ायदे देता है कंप्यूटर। ये सवाल है आप लोगों से, इसी की बेस पे आप लोगों ने मुझे ईमेल करनी है कि वाई यूज़ अ कंप्यूटर, आप कंप्यूटर क्यों इस्तेमाल करते हैं, और व्हाट वैल्यू डू कंप्यूटर ब्रिंग, कि कंप्यूटर हमारे पास कौन सी वैल्यू देता है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिसमें कंप्यूटर हम गुड है। तो ये हमें कुछ 3 सवाल थे। तो इसमें लेक्चर एंड के बाद आपके पास पूरा दिन है, तो इन तीनों सवालों के जवाब ढूंढें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल दी होगी, उस ईमेल में आप लोगों को इस क्वेश्चन के जवाब देने, ताकि आगे असेसमेंट आपकी हो सके। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कंप्यूटर के टाइप्स पे। ज़्यादातर हमारे पास कंप्यूटर के टाइप्स हम डिस्कस करते हैं 3 टाइप्स पे, कि जो एनालॉग थे, डिजिटल था, हाइब्रिड था। पर ज़्यादातर जो आजकल के कंप्यूटर वो हमारे पास डिजिटल है, कि उसको भी हम डिजिटल ही को लेके चलना है। तो इस तरीके से डिजिटल कंप्यूटर पे ही हम आगे बात करते हैं। डिफरेंस बता देता हूँ। एनालॉग ज़्यादातर हमारे पास वो कंप्यूटर होते हैं जो फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें। जिस तरीके से हमारे पास वोल्टेज मेज़र करने होते हैं, या स्पीड, टेम्परेचर करने होते हैं, प्रेशर करना होता है, तो इस तरीके से एनालॉग कंप्यूटर यूज़ होते हैं। तो ये ज़्यादातर हमारे पास साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल होती हैं। ये कुछ उनकी एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास एनालॉग का कंप्यूटर किस तरह से यूज़ किया गया। इसी से डिजिटल जो आजकल के कंप्यूटर है, मॉडर्न डिजिटल है, इसमें ज़्यादातर ऑन और ऑफ पे वर्किंग होती है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या डिजिट पे काम हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। कमर्शियल, एजुकेशन, साइंटिफिक, हर जगह इसका इस्तेमाल। ben@gmail.com. Hey, can hurry up? I'm in a rush. Okay, fast up. B E N A. Sorry, I sent wrong. I send again. B password. PASSWORD. Enter your password.
Wow, I hate this part. But let's go. A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Y and Walao naman again. A B C D E F G. अब हम जो बात करते हैं वो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन करते हैं दो तरीक़ों से कि कंप्यूटर को किस तरह से यूज़ किया जाता है और कौन सी वो कैटेगराइज हैं जिसमें कंप्यूटर फिट होते हैं। तो एक हमारे पास यूज़ होता है इंडिविजुअल और दूसरा हमारे पास यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल में जो यूज़ होते हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं, वर्क स्टेशन है, नोटबुक है, टैबलेट है, हैंड हेल्ड है, स्मार्टफोन्स है। और इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो नेटवर्क है, मेन फ्रेम है, मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये आजकल के हमारे पास कंप्यूटर ख़त्म हो चुके हैं, मतलब वही मेन फ्रेम ही मिनी कंप्यूटर का भी काम कर रहा है। पहले हम देखते हैं आपका इंडिविजुअल यूज़ पे। तो इंडिविजुअल में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, फिर वर्क स्टेशन है। तो डेस्कटॉप वो कंप्यूटर होते हैं जो आजकल के हमारे पास होम या ऑफिस में यूज़ है। डेस्कटॉप की माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं और इसे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो लो एंड होते हैं, मतलब जो आम यूज़ होते हैं, उसको पीसी कहते हैं। पीसी मतलब कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम। और जो हाई एंड है, थोड़े तगड़े काम के लिए वर्क स्टेशन यूज़ होता है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, साइज़ और शेप ज़्यादातर सेम ही होती है, बस कैपेबिलिटी और थोड़ा स्पीड में फ़र्क होता है। पीसी ज़्यादातर हमारे पास प्रोडक्टिविटी या जैसे हमारे पास आम सॉफ्टवेयर होते हैं, MS वर्ड हुआ, ग्राफिक्स कैड वगैरह हुआ, हम थोड़े बहुत, तो इस तरीके से हमारे पास उसमें प्रोडक्टिविटी में काम करते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं। वर्क स्टेशन थोड़े तगड़े काम, जिस तरीके से हम 3D सिमुलेशन करते हैं, गेम्स वगैरह 3D के लिहाज से और मेडिकल के लिहाज से हमारे पास इसी तरह से ये ज़्यादातर इंजीनियर और साइंटिफिक एप्लीकेशन भी बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर नक्शे वगैरह बनाने हो या कोई कंप्यूटर वगैरह बनाना हो तो उनकी डिज़ाइन क्या होगी, तो उसके लिए हमारे पास वर्क स्टेशन का काम होता है। इसी तरह से अब आगे जो हमारे पास कैटेगरी है वो है नोटपैड की। नोटबुक को, तो नोटबुक को हम लैपटॉप भी कहते हैं। सिंपल ये हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसा होता है, पर इसमें ज़्यादातर जो ख़ास बात है, जो यूनिकनेस है, वो हमारे पास इसकी बैटरीज़ हैं। मतलब डेस्कटॉप या लैपटॉप हमारे पास ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते थे, तो उसका अल्टरनेट निकालने के लिए हमारे पास बैटरीज पे एक सिस्टम तैयार हुआ, जिसके तैयार पे हम इसे लैपटॉप कंप्यूटर कहते हैं। दूसरी चीज़ इसमें एक खासियत दूसरी है, वो है डॉकिंग स्टेशन। डॉकिंग स्टेशन का मतलब हम वही सारी चीज़ें जो डेस्कटॉप में यूज़ करते हैं, वो सेम चीज़ें आप लैपटॉप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर मुझे कीबोर्ड चाहिए, मैं कीबोर्ड अटैच कर सकता हूँ, प्रोजेक्टर चाहिए, मुझे प्रोजेक्टर अटैच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम डॉकिंग स्टेशन के साथ अटैच कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास थी पोर्टेबल कंप्यूटर की। पोर्टेबल अगर हम कहें तो जिस तरीके से हमने पहले देखा था, डेस्कटॉप था वो डेस्क के ऊपर यूज़ होते थे, लैपटॉप आया था, लैपटॉप भी हमारे पास उसके लिए कोई ना कोई जगह चाहिए थी, या तो डेस्क चाहिए तो लैप चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास अब जो कंप्यूटर न्यू कैटेगरी आई थी वो थी पोर्टेबल। पोर्टेबल का सेंस इसलिए आया था कि इजी कैरिएबल हो, मतलब हम कहीं भी यूज़ कर सकें, कहीं भी ले जा सकें, तो उसके लिए हमारे पास पोर्टेबल का वर्ड आया था। तो इस पोर्टेबल में हमारे पास 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। आपके पास टैबलेट आ जाता है, ठीक है, आपके पास हैंड हेल्ड आ जाता है और आपके पास स्मार्टफोन आ जाता है। ये 3 चीज़ें आपके पास पोर्टेबल कंप्यूटर में इस्तेमाल होती हैं। टैबलेट कंप्यूटर से हमारे पास जैसे ये वो कंप्यूटर होते थे जिसमें हमारे पास पेन एक्सेस होती थी, मतलब एक पेन की तरह इनपुट डिवाइस थी जिसके लिहाज से हम उसमें कोई ना कोई इनपुट यूज़ करते थे। इसी तरह से उसमें भी ज़्यादातर उस लिहाज से कोई ना कोई प्रोडक्ट्स हुआ करते थे। और
फिर हमारे पास इसके बाद जो हैंड हेल्ड आया था, हैंड हेल्ड का ज़्यादातर इस्तेमाल हुआ था फिट इन योर हैंड, मतलब ऐसी डिवाइस जो आपके पास हैंड में फिट हो जाए। नोटपैड थोड़े बड़े होते थे, मतलब अब हैंड हेल्ड मतलब हमारे पास एक हैंड पे फिक्स हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास ऐसा कंप्यूटर बनाया गया। इसमें भी ज़्यादातर नोट या कोई कॉन्टैक्ट वगैरह है, जिस तरह से डायरी वगैरह पहले मेंटेन होती थी, तो डायरी का एक सॉफ्टवेयर होता था, मेमो जिसे कहते थे। आजकल हमारे पास मोबाइल्स में भी है। तो इस तरीके से हमारे पास वो हैंड हेल्ड कंप्यूटर में डिज़ाइन होना शुरू हुए। इसी तरह से स्मार्टफोन सेम, जो पहले जो स्मार्टफोन आते थे उसमें सिर्फ फर्स्ट टाइम इंटरनेट एक्सेस हुआ था और ईमेल एक्सेस हुई थी। ये दो चीज़ें उसमें हमारे पास यूज़ हुई थी। और आजकल जो हमारे पास स्मार्टफोन है उसमें तीनों चीज़ें आ गई। मतलब आपका स्मार्टफोन जो है वो टैबलेट भी है, आपका स्मार्टफोन हैंड हेल्ड भी है, मतलब हैंड में फिट होता है, कंप्यूटर ईमेल भी चला सकते हैं आप, नोट भी लिख सकते हैं, मेमोज वगैरह भी बना सकते हैं। वो स्मार्टफोन आपका हैंड हेल्ड भी है। वही स्मार्टफोन आपका कॉलिंग पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपका जो पोर्टेबल कंप्यूटर है वो रिप्लेस गया है एज अ मोबाइल फ़ोन पे। ठीक है, तो ये वो जो कैटेगरीज थी वो सारी की सारी हमारे पास इंडिविजुअल यूज़ थी, जिसमें हमारे पास डेस्कटॉप आया था। इसी से हमारे पास लैपटॉप आया था। लैपटॉप के बाद हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी थी वो थी पोर्टेबल की। पोर्टेबल में हमारे पास जिस तरीके से टैबलेट थे, फिर हमारे पास हैंड हेल्ड थे और स्मार्टफोन थे। तो ये इंडिविजुअल था, मतलब एक वक्त में आपके पास एक ही बंदा उनको यूज़ कर सकता था। अब हमारे पास जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है ऑर्गेनाइजेशन पे। ऑर्गेनाइजेशन पे हमारे पास वो कंप्यूटर आते हैं जिससे मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या मल्टीपल लोग इस्तेमाल करते हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन पे सबसे पहले जो कैटेगरीज है वो है हमारे पास नेटवर्क सर्वर, जिसे मिनी कंप्यूटर भी कहते हैं। सर्वर में हमारे पास यूज़ होते हैं ज़्यादातर स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं। ये ज़्यादातर हमारे पास काम होता है, नेटवर्क बनाता है, या जिस तरह से बैंक्स वगैरह में आते हैं, या मेरे पास एक लैब है, मुझे 10-12 कंप्यूटर एक ही कंप्यूटर में कनेक्ट करने, तो वो मैं सर्वर में इस्तेमाल कर सकता हूँ। ईमेल सिस्टम बना सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी है उसमें मुझे अंडर यूनिवर्सिटी एक सिस्टम बनाना है जिसके ज़रिए मुझे नीचे ना जाना पड़े ऑफिस में, अलग अलग अकाउंट ब्रांच में, सिंपल इस यहीं बैठ के उससे एक्सेस कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास नीड होती है, वेबसाइट की स्टोर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हमारे पास सर्वर का इस पर काम होता है। ज़्यादातर इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं, और जैसा कि जाहिर सी बात है कि हमारे पास बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन पे काम हो, तो वो आपको डेस्कटॉप से रिलायबल चाहिए। अब रिलायबल हम इस तरीके से कहते हैं कि ऐसा कंप्यूटर जो रिलायबल हो, मतलब कोई जल्दी उसमें फॉल्ट वगैरह ना हो। मैं जाहिर सी बात है अगर मैं चाह रहा हूँ ऐसा कंप्यूटर हो जो कुछ दिनों में ख़राब हो जाए, तो वो तो मैं बिज़नेस में यूज़ नहीं कर सकता। तो उसके लिए ऐसा रिलायबल रखते हैं कि कंप्यूटर जल्दी से ख़राब ना हो सके। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी थी वो हमारे पास मेन फ्रेम है, जिसे हम मैक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। ये भी ज़्यादातर मल्टीपल पर्सन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मल्टीपल यूज़ होता है और मल्टीपल यूज़र साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे एक ऐसे कंप्यूटर होता है, बड़े कंप्यूटर होता है, वो इसका फ़ायदा लार्ज बिजनेसेस में होती है, मिलिट्री, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में, बैंकिंग में, कॉमर्स में यूज़ होता है। इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादातर कभी आपका अगर यूज़ हो तो PTCL ऑफिस जा सकते हैं, उनमें बड़े बड़े सर्वर लगे हैं, मेन फ्रेम लगे हैं, जो भी PTCL है हुक किया दूसरे में लगा दिया। तो इस तरीके से हमें बस ये मेन फ्रेम यूज़ होते हैं। इनकी खासियत बात जो है वो इनकी डिज़ाइन है। डिज़ाइनिंग इस तरीके से किया जाता है कि इसे बंद नहीं किया जाता, मतलब 24 घंटे चलता है। अगर इसमें कोई फॉल्ट भी आ जाए तो वो भी ड्यूरिंग चलते हुए ही को चेंज करके हम इसे अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब अगर हार्ड डिस्क ख़राब हो गई तो आप हार्ड डिस्क चेंज कर सकते हो। कोई भी यूज़र इस साइड से अपना काम कर सकता है, वो उस साइड से आके अपना यूज़ कर सकता है। तो इस तरीके से ये हमें बस मल्टीपल यूज़र और मल्टीपल टाइप टास्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो था वो हमारे पास सुपर कंप्यूटर था। सुपर कंप्यूटर हम देखते हैं स्टेट ऑफ आर्ट मशीन। इसे
स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब ये है कि ये किसी खास ज़माने की खास मशीन को हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है। एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स टास्क, जो बड़े कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं उनको ये सॉल्व करता है। जैसे वेदर प्रेडिक्ट हुआ, सिमुलेशन हुआ, एटोमेटिक एक्सप्लोजन हुए, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन हुए, एनिमेशन तैयार करनी है, तो ये चीज़ें हमारे पास सुपर कंप्यूटर की लिहाज से बनी हुई। जाहिर सी बात है, मुझे एटॉमिक एक्सप्लोजन करना तो मैं बाहर एनवायरनमेंट में तो नहीं कर सकता, इस तरह से हम सुपर कंप्यूटर में कर सकते हैं। एरोप्लेन की ट्रेनिंग होती है, आपने ज़्यादातर देखा होगा कि एक रूम बनाया जाता है, उसमें पीपल को छोड़ा जाता है ताकि वो उस बता सकेंगे किस तरीके से ऊपर एयर का फ्लो है या किस तरफ आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो इसकी जो खासियत है, यूनिकनेस है, वो ये है कि जो हमारे पास सारी की सारी कैपेबिलिटी थी, वो सारी की सारी कैपेबिलिटी एक ही चीज़ पे फोकस करता है। अगर एक सुपर कंप्यूटर हमारे पास वेदर प्रेडिक्ट करेगा तो वो उसका काम सिर्फ वेदर प्रेडिक्ट ही कर रहा है, कोई और चीज़ नहीं करेगा। अगर एक सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन है तो वो सिर्फ सिमुलेशन ही करेगा और कोई काम नहीं कर सकता। मतलब पूरी की पूरी जो उसकी ताकत थी, वो सारी की सारी अपनी एनर्जी एक ही टास्क पे यूज़ कर देता है। तो इसके लिए हमारे पास सुपर कंप्यूटर फास्ट होते हैं। तो ये हमारे पास दो कैटेगरीज थी जिसके बारे में हमने बात की थी कि एक इंडिविजुअल थे, एक ऑर्गेनाइजेशन थे। ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास कुछ चीज़ें सामने आई थी, जिस तरीके से हमारे पास था सर्वर, जिसे हम नेटवर्क कंप्यूटर भी कहते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ थी वह हमारे पास था मेन फ्रेम, और फिर हमारे पास था सुपर कंप्यूटर। जिस तरीके से हमने सर्वर की बात की थी कि वो आपका फास्ट कंप्यूटर होता है, उसकी यूनिकनेस ये थी कि वो रिलायबल है, मतलब फॉल्ट टॉलरेंट है। कोई भी ऐसा छोटा मोटा अगर इशू आ भी गया फिर भी वो हमारे पास चल जाता है बाकायदा डेस्कटॉप से, क्योंकि वो भी सारा दिन चलते रहते हैं। अब ये तो ना हो कि कुछ वक्त चले और कुछ वक्त बंद हो जाए। तो मेन सर्वर कंप्यूटर था, मेन फ्रेम था। मेन फ्रेम में भी हमने देखा कि उसकी डिज़ाइनिंग रिलायबल थी, डिज़ाइनिंग अच्छी थी, मतलब उससे ड्यूरिंग पावर ऑन की ड्यूरिंग हम उसे अपग्रेड कर सकते हैं। थर्ड जो हमारे पास था वो सुपर कंप्यूटर था, स्टेट ऑफ आर्ट मशीन होती है। तो ये हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े जो हमने आज के जो लेक्चर में था। उम्मीद है ये चीज़ें समझ आई होंगी, और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल दी होगी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक असाइनमेंट के तौर पे कुछ 3 क्वेश्चन पूछे थे, उसके आप आंसर दें और उस बेस पे आपकी असेसमेंट होगी। और टाइम सिर्फ आपका आज का ही दिन है। और साथ ही कमेंट में कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो वो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। साथ में एंड करने से पहले वही चीज़ कहूँगा कि इनमें जितने हो सकें आप शॉर्ट क्वेश्चन बनाएं, लॉन्ग बनाएं, और MCQs बना के आपके पास शेयरिंग की गई है फेसबुक की पेजेस की, तो उस पर आप अपलोड करने से ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस वगैरह ज़्यादा होगी, और हम एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे तो उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो उम्मीद है ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर किसी और लेक्चर पे आएंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।